अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक थोड़ा सा ना डायग्राम से समझाता हूं। ये बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। मान लीजिए कि मेरे पास ये है कोई, आपको देखिएगा नहीं वाइट में, ये कोई हमने जो है डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। इसमें ना दो हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड ले लिया। ओके, अब इस साइड को आप किसी भी साइड को कैथोड मान सकते हैं। हमने इस साइड को मान लिया कैथोड। कैथोड पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और एनोड पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो जो कैथोड होता है छोटा बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है किससे करते हैं, बड़े बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हुआ कि सनलाइट के प्रेजेंस में यहां से फोटोन आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन होता है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में आता है। अब जैसे ही इस पे सुटेबल, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं, सुटेबल फोटोन से जो है इस पे स्ट्राइक करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। और यही जो फिनोमिना होता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय फॉलिंग ऑफ सुटेबल फोटोन एनर्जी या वेवलेंथ इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये सारी बातें आपको अभी 2 मिनट के अंदर ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये कोई मेटल है। अच्छा, यहाँ पे जो मेटल लीजिएगा ना, सीजियम लीजिएगा। क्यों यस। लीजिएगा सीजियम, क्योंकि ये क्या होता है कि लो एनर्जी लेने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इजेक्ट कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि सरफेस से बहुत ज्यादा दूर होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसका कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी कारण से जो है यहाँ से क्या हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सीजियम प्लेट का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे डिटेक्टर लगा रहता है। जैसे यहाँ से निकलता है ये जो है रिसीव कर लेता है एनोड, और यहाँ से जो है आमीटर में जो है आपको क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है दिखाई देता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कहा कि आप सब या आपको जो है कभी मम्मी जो है आपको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जरूर कही होगी। कभी ऐसा तो नहीं है ना कि किन्हीं को नहीं कहा है कि कुछ ना खरीदो अभी तक, बचपन से लेके। नो सर। ओके, चलिए सब आप लोग बिल्कुल है। सपोज कीजिए मैं आपके लिए जो थोड़ा सिंपल कंडीशन लेता हूँ। आपकी मम्मी ने कहा कि आप ना एक पेन खरीद के ले आओ। पेन का प्राइस है 5 रुपीज। ठीक है, यस सर। पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपीज है। आपकी मम्मी ने कहा कि आप जो है एक पेन खरीद के ले आइए। ठीक है, अब ये जो पेन का जो वर्क है वो 5 रुपीज के बराबर है। यानी कि इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे आपको पेन मिल सके। मैं पैसे को एनर्जी की तरफ समझा रहा हूं ताकि कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप रिलेट कर सको। अगर मैं कहूं कि मेरे 4.5 रुपीज है तो क्या पेन आपको मिलेगा? नो सर। इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा कि सरफेस ऑफ मेटल फॉलिंग फ्रॉम सुटेबल फोटोन एनर्जी। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है मिनिमम इतनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, निकल सके। इजेक्ट हो सके। इसी को उन्होंने कहा कि आपने इसको क्या कहो, वर्क फंक्शन कह दो। इन्होंने इसको क्या कह दिया कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसपे आप क्या कर सको, कोई चीज परचेज कर सको, उसको इन्होंने कहा कि यार मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, उसको इन्होंने क्या कह दिया, वर्क फंक्शन कह दिया। सपोज करो कि आपको मैंने आपकी मम्मी ने 5 रुपए या पापा ने 5 ही रुपए दिया, तो इस तो सारा का सारा खर्च हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे, एकदम मध्यम से जाओगे, मध्यम से आओगे। जैसे अगर सपोज करो आपको अगर जो कोई काम फास्ट करवाना हो, अगर उसका प्राइस कितना हो, 5 रुपीज हो, आपको हमने कितना दे दिया, 10 रुपीज दे दिया। अगर जो 10 रुपीज दे दिया तो कैसे जाओगे आप लोग, नाचते हुए जाओगे कि जो है 5 रुपए का पेन लेना है, 5 रुपए का चॉकलेट खाना है, वगैरह वगैरह, जिसकी जो मतलब जो होगा। तो अब जो आपको मैंने कहा कि मैंने आपको अब कितना दिया, 10 रुपीज। आपके पास ये जो है एनर्जी कितनी है, 10 रुपीज। इसमें से आपने 5 रुपए क्या खर्च कर दिया, वर्क फंक्शन में कर दिया, यानी कि काम में लगा दिया, यानी कि जो है पेन लेने में लगा दिया।
लेकिन जो बच गया एनर्जी वो कैसे जाइएगा, नाचते हुए जाइएगा कि 5 रुपए में चॉकलेट खाना है, बिस्कुट खाना है, वगैरह वगैरह जो भी खाना है। Yes, वैसे sir. आजकल 5 रुपए में कुछ अच्छा मिलता नहीं है, फिर भी हम जो है समझाने के लिए यहाँ पे यूज करें। ये जो बचा हुआ एनर्जी है, झूमते हुए गए थे तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यही जो है इसका क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि एनर्जी क्या हो गया, जितना आपको टोटल पैसा दिया था, ये जो है वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने कितनी एनर्जी यूज की उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हमने क्या कह दिया, वर्क फंक्शन। और Work जो function. हाँ जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो Kinetic गया। जैसे एक एग्जांपल रूप के रूप में, 10 किलो मैंने 10 जूल एनर्जी दिया, इसमें से 5 जूल जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लग गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5. 5 जूल हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि आपको, मैंने क्या कहा कि वर्क फंक्शन 8 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 2 2 जूल. जूल। और मैंने कहा कि वर्क फंक्शन जो है वो 10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0. 0 0। तो इस प्रकार से आपको इसी फॉर्मूले को याद रखना है। अच्छा ध्यान सुना, वर्क फंक्शन तो आपको समझ में आ गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन। Work जैसे function. हाँ, एक पेन को मिनिमम कितने रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, Minimum frequency required by electron to eject out of metal surface. हाँ वेरी गुड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और हम लोग चाहते क्या है कि मिनिमम एनर्जी पे, क्यों मिनिमम एनर्जी पे चाहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, पहले का जो सोलर प्लेट होता था ना, उसको ना धूप के अनुसार से घुमाना पड़ता था। Yes, जैसे sir. जैसे कोई एक पिक्चर था जिसमें जो जैसे धूप आता था तो वो जो है पावरफुल हो जाता था, उसी तरीके से ये भी सोलर प्लेट वैसे ही वर्क करता था। जैसे ही सुबह होता था, हम लोग जो है सोलर प्लेट निकालते थे, धूप में रख देते थे। फिर लोगों को कहा कि यार कब तक, अब जो है मान लो काम में बिजी आदमी रहेगा तो कब तक कहेगा कि आधा 1-3 घंटे बाद जो इसको ऐसे डायरेक्शन में करना है, शाम में वैसे करना है, दोपहर में ऐसे करना है। तो साइंटिस्ट ने कहा यार ये, और उस समय लोग भी कम खरीदते थे, क्योंकि Yes, एक्चुअल में sir. वहीं खरीदा जाता था जहां पे लाइट की समस्या थी। जैसे हमारे साइड लाइट की समस्या थी तो बल्ब जिनके घर में जल जाता था, वही बहुत बड़ी बात होती थी सोलर प्लेट से। उसमें शायद जनरेटर का सिस्टम था कि जो है सबके घर से पैसा लिया जाता था और 3 घंटे के लिए लाइट दिया जाता था, 6 से 9, इस प्रकार से जो है अलग अलग टाइम में 3 घंटे दिया जाता था, फिर बंद कर दिया जाता था। ओके, अब जो है लोगों ने क्या करा कि इस सोलर प्लेट को लगाना शुरू किया। लेकिन दिक्कत इसमें क्या आ गई कि जब बरसात आए, जब ठंड आए, तो सन की लाइट ही ना निकले। अब आदमी घुमाए भी तो कहाँ घुमाए, चलो जिसके पास घुमाने का मौका मिला होगा वो कम से कम धूप के अनुसार से घुमा भी रहा होगा। Yes, लेकिन sir. जिसको जिसको मौका ही नहीं मिला, यानी कि जो है अब मान लो कि ठंड के समय कैसे घुमाएगा, तो लोगों ने उतना ज्यादा नहीं करा, तो उसको जो है ना एडवांस किया गया। आज के समय आपको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, इतना मिनिमम एनर्जी है कि जैसे ही सनलाइट यानी कि दिन हो जाएगा, चाहे वो बरसात का समय रहे चाहे ठंड का समय रहे, आपका सोलर प्लेट जो है चार्ज होगा। अब वो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो उतनी ज्यादा तेजी से जो है चार्ज होगा। ये बात जो है यहां से पता लग गया। ओके, अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो उतना फटाफट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना फटाफट से जो है क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। अगर कोई साइंटिस्ट या आप लोगों में से कोई ऐसा सोलर प्लेट बना दे जो रात के भी सन यानी कि लाइट से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगा, तो यकीन मानिए कि इस संसार में एनर्जी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। अभी जो सोलर प्लेट जो है पिट जाता है, क्यों, क्योंकि रात के समय वो क्या करेगा, दिन के समय गाड़ी चलाओगे, रात के समय क्या करोगे। अगर जो मुझे जरूरत है तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि भाई दिन दिन में काम करूंगा रात में नहीं। जो काम करने वाले आदमी है
वो तो उनको क्या चाहिए, दिन रात चाहिए। तो जिस कारण Yes, से sir. आजकल के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस प्रकार से है। आजकल इतनी मिनिमम एनर्जी है कि अगर जो सन ना भी निकले तो आपका सोलर प्लेट जो है चार्ज हो जाएगा, बस दिन हो जाएगा, Yes, sir. कम एनर्जी पे जो है हो जाता है। लेकिन और कम एनर्जी हो जाए तो जो है उतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ओके, और थ्रेशोल्ड भी क्या होना चाहिए बताइए, Minimum. नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसकी जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा होगी, कम। ज्यादा कम वेव, होगी। हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है। मैं जो है अगर जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। और हम चाहते भी हैं कि कम एनर्जी पे क्या हो जाए, आपका जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी चीज को, वर्क फंक्शन को फाई से लिखते हैं, ये भी एक एनर्जी का टर्म है। तो एनर्जी का टर्म है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट, यानी कि लैम्डा। तो यहाँ पे वी नॉट आपको समझ में आ गया होगा, वेवलेंथ समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहीं पे जो है इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 380 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपको वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, तो वो कितना दिया हुआ है, 384 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर जो आप एक मोल की निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि हम एक फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी, एक की, अगर जो आपने एनर्जी निकालोगे तभी तो। अच्छा, अब हमारे पास फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, एच म्यू नॉट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू वी नॉट। बोलिए, Yes, ऐसा लिख sir. सकते हैं। ओके, अब जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको नीचे ले चलते हैं, तो वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.84 इंटू किलो जूल है, तो इसको जो है मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ 3, क्योंकि किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया, इंटू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34। इन दोनों को देखिए करीब करीब कितना आ जाएगा, 6.6 और 6 से कीजिएगा तो 3.8 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको जो है करीब करीब जो है मैंने कटा दिया कितनी बार में, 6 बार में, यानी कि जो है 1 बार में, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10⁻34 है और 23 है, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 में तो यानी कि 11 हो जाएगा, 11 ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू 10⁻, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से जो है निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपसे जो है वेवलेंथ निकालने कह दिया जाए, आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी निकल गया तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, या जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट, और ये वैल्यू रखिए, और यहाँ पे एच और सी को मल्टीप्लाई करके आप जो है यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटू 10⁻23। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, और 3 इंटू 10⁸ लैम्डा नॉट निकालना है। यहां से इसको नीचे ले जाइएगा, ये 6.6 से कट जाएगा, तो जो भी आएगा आपका जो है सीधे सीधे पावर के टर्म में आ जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी AIEEE का क्वेश्चन है 2016 का, यानी कि उस समय शायद जेईई मेंस नहीं होता था, जिसको हम लोग कहते थे, आज जेईई मेंस कहते हैं। कह रहा है कि आपके पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन जिसपे जो है क्या हो सके, इमिशन हो सके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको वेवलेंथ निकालना है तो hc/λ0, और ये क्या दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास जूल में, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻19 से, इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, 6.6 into 10 की पावर -34। 34 इंटू, c की वैल्यू कितनी है, 3 3 इंटू into और 10 8, की पावर, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट। ओके, इस लैम्डा नॉट को हम इधर ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19। बोलिए, क्लियर है? यस यहाँ सर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नो अच्छा सर। देखिए, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि, सॉरी 4 कहां से आ गए, 4 पॉइंट नहीं है, 4 है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको अप्रोक्स मल्टीप्लाई करूं तो 16 इंटू 4 तो 64 हो जाएगा, तो करीब करीब जो है कट गया ये, करीब करीब। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला रहे हैं, हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि अप्रोक्स वैल्यू लेके आए, ताकि कि हमारा जो है कैलकुलेशन आसान हो गया। ये 19 है, ऊपर 8 चले जाएगा तो 27 हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻27। इस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 19 8 27, और ये जो है इधर इस प्रकार से 27 में इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7। क्या गया, मीटर। ओके, अब हमें जो है नैनोमीटर में निकालना है। नैनोमीटर में निकालना है तो यहाँ पे देखिए किस में दिया हुआ है, 200 टर्म के में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 300 और यहाँ भी पावर क्या कर दिया, -9 मीटर, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इक्वल टू 300 नैनोमीटर। अब जो भी इसके करीब वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी जो है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है, हमने जो है यस सर। अप्रोक्स वैल्यू लिया हुआ है, इस प्रकार से जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओके, अब यहाँ पे जो है वापस से चलते, इसी क्वेश्चन के हम जिक्र कर रहे थे। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ, यानी कि जो सन से लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर मैं कहूं तो लैम्डा, लैम्डा दिया है ये, हाँ लैम्डा दिया हुआ है, तो ये लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर। लैम्डा नॉट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लैम्डा, क्योंकि सन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आ रहा है, इसीलिए जो है क्या हो रहा है, और वो भी सरफेस पे फॉल कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा नॉट दिया हुआ है। ओके, आपको और क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.68 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, जूल पर मोल इनवर्स। ओके, और आपको जो है क्या करना है कि जो है क्या करना है, मिनिमम एनर्जी नीड, यानी कि जो है वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, एनर्जी तो आपको डायरेक्ट तो दिया नहीं है, वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, लेमडा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है और hc/λ की हमें वैल्यू पता है। h की वैल्यू कितनी है, 6.6 6.6 into 10 की पावर 34 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 की पावर 8 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है, 300 नैनोमीटर 10 10 की टू द पावर पावर -9। 9। अच्छा, ये देखिए,
यहाँ पे जो है ना पर मोल का दिया हुआ है, हाँ, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल के लिए निकालना होगा तो हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 इंटू इंटू 10⁻23। 23। और आपको जो है क्या निकालना है, 5 निकालना है। हाँ जी तमन्ना बोलिए। 10⁻9 कैसे है सर, आपने 300? ओके, 300 नैनोमीटर है ना, अच्छा यस सर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए जो है कितना आ गया 1.68 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5 जूल। अब ये भी जूल में आ गया, ये भी जूल में आ गया, तो अब इसकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब कितनी होती है, 4.99। यस सर। हाँ, अब एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे रफली कैलकुलेट करता हूँ। यस सर। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, 6.6 इंटू 6.023 इंटू 11 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, 23 में 11 गया तो 12, ठीक है, तो 10⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻, कितना हो गया 11 चले गया तो 12, ये कितना हो जाएगा 20, और 20 हो जाएगा 6 0.397 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जा रहा है 3 0.397। 0.397 इंटू सर वो आज, निकालती हूँ, पावर निकालनी है। ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि 20, यानी कि 10⁻, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, इतना आ गया। ओके, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट जो है करीब करीब लिख देता हूँ 3.97 इंटू 10⁻13, और यहां से इसको जो है माइनस कर 5 आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे 10⁻, 9 भी है सर, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना वो। 9 जाएगा। यस सर। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है ना, यस सर। तो माइनस के 5। तो 0.397 यहाँ इंटू पे 10 हमें की कितना, पावर 23 और 8 कितना हो जाएगा 323 है। 30, और ये जो है प्लस 9 40, तो 40 में से 34 जाएगा तो 6 के करीब आ जाएगा, तो यानी कि 3.97 इंटू 10⁻5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 1.68 इंटू 10⁻5। पावर सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.97 इंटू 10⁻5 माइनस 1.68 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो 10⁻5 यानी कि जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, 2.31 इंटू 10⁻5। बोलिए क्लियर है? ओके, अब चलिए, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से सर एक बार कि पीछे वाली स्लाइड दिखाना जो आंसर था सर, नो जो हमने ऑप्शन टिक की। ये वाली, यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपसे नीट 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। आप कहोगे सर ये क्यों दिया, तो ऐसे ही दे दिया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ से 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, थर्ड है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9, और जेड लिथियम है तो 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 15, तो यानी कि 1 और 2 दशमलव के बाद है तो 59 इंटू एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पिकोमीटर में पूछा है तो कितना हो जाएगा 159 पिकोमीटर, क्योंकि 2 पावर आ जाता है तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 158.7, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर पे।
क्वांटम नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है, कि उसकी आइडेंटिफिकेशन पता करनी है, तो क्वांटम नंबर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी अगर आप लोगों को लोकेशन पता करनी है, तो कहोगे कि सर सबसे पहले स्टेट कौन सा है। सपोज कीजिए मेरा स्टेट हिमाचल है। फिर कहोगे कि सर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैंने मान लिया डिस्ट्रिक्ट जो है क्या है, कांगड़ा है। ठीक है, फिर कहोगे डिस्ट्रिक्ट में विलेज कौन सा है, और विलेज में जो है सत्येंद्र कौन है, या होम भी आप कह सकते हो। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे कि जो है पता कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन बताता है कि किस प्रकार से आप जो है इनके बारे में जो है पता कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग जो है इस सारी बातों को जो है हम लोग कैसे कैसे जो है ढूंढते हैं, एक एक करके जो है आपको पढ़ते हैं। टोटल जो क्वांटम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम, नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक हाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट में क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जो है आपको जो है कहीं पे ml भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप ये याद रखना कि हम लोग जनरली जो आपकी बुक है एनसीईआरटी वो l और यहाँ पे जो है m का यूज करती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये तो n है, स्पिन क्वांटम नंबर s है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है, एजिमुथल के लिए हमें याद रखना है कि l का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ओके, हम पहला क्वांटम नंबर लेते हैं जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि उसकी एनर्जी क्या है और उसका साइज क्या है। जैसे Yes. आपका जो पहला इसको, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो बताया था किसने बताया था, बोहर साहब ने बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दो चीजें बताएगा कि उसकी एनर्जी कितनी है और उसका साइज कितना है, और ये भी बताता है कि इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो वो 2n² होता है। ठीक है, ओके, यही बातें बताया था। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाइएगा रेडियस क्या होते चले जाएगा, आपका इंक्रीज होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगा, बट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होते चले जाता है, डिक्रीज होते चले जाता है। बाकी सभी चीज हाँ ये इंक्रीज होते चले जाता है। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना वो NH/2 में करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, वो इसी NH/2 पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि ये अगर इसका एंगुलर मोमेंटम इतना आ रहा है तो कहो कि सर मैं यहाँ घुमा दूं, तो नहीं, क्या ऊपर थोड़ा सा घुमा दूं, नहीं, तो इसी एंगुलर मोमेंटम पे क्या करेगा, ये जो है घूमेगा। तो इसको हम लोग याद रखना NH/2 होता है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2, सेकंड की बात करूं तो 8, थर्ड की बात करूं तो 18। अब यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी लिखते चले जाना, n = 1 2 सो ऑन जो है इस प्रकार से इंफिनिटी तक, जीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा आपका जो है किसी भी सेल में इतने इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इसका शेप कौन सा है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसका नाम ही एंगुलर मोमेंटम है तो ये एंगुलर मोमेंटम को बताता है। आपको दो बातें याद रखनी है, क्या क्या मैं बता दे रहा हूं। आपको याद रखना कि एस के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही से क्वेश्चन आप फंसोगे। कभी भी कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में गलती नहीं करता है। जब भी गलती करता है या तो एजिमुथल क्वांटम नंबर में करेगा या फिर किस में करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अगर मैं इसका एल लिखूं तो कितना हो जाएगा, 0।
एस से शुरू होता है तो 0, पी क्या हो जाता है 1, डी कितना हो जाता है 2, एंड एफ कितना हो जाता है 3, एंड जी होता तो कितना हो जाता 4। इसी प्रकार से एच होता तो कितना हो जाता आपका 5 हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, सबसेल है। अभी थोड़ी देर में आपको ये भी समझाएंगे क्या होता है सबसेल। ओके, तो ये जो है एस पी डी एफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि एल की वैल्यू जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा और इक्वल नहीं हो सकती है। फिर से मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल एल की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे सपोज कीजिए कि एन जो है हमने 4 लिया, थोड़ी देर में जो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा जब एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहां पे लिया तो एल की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती या एल की वैल्यू कभी भी 5 नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखना, प्रिंसिपल Yes, sir. क्वांटम नंबर से हमेशा एक वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जो हम्म। एल की वैल्यू होती है वो कहां से होती है, 0 टू n-1 तक हो जाती है। 0 जो है इस तरह से लिख देता हूं, 0 टू क्या हो जाती है n-1। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि इसका जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है, या कह सकते हो 0 टू n-1 होता है। जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 4 है तो यहाँ पे जो है 0 1 2 3 हो जाएगा, 5 है तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा, 2 है तो 0 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो बातें, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, ओके, यही मैंने बताया कि n अगर जब 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ s सेल आ जाएगा। यहाँ पे 3 बातें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो अगर मैं कहूं कि 2s इक्वल टू 2p और 3p की जो एनर्जी बराबर होगी, कब, लेकिन याद रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ये किसके लिए है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सेकेंड, आप जो किसी भी सेल की एनर्जी निकालिएगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, n प्लस एल। n यहां पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l यहां पे क्या है, आपका एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा, अभी बस आपको मैं रूल बता रहा हूं। ठीक है, सपोज कीजिए इन केस मैंने क्या कहा कि जिसकी n प्लस एन की वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। अब जैसे यहां पे देखिए कि अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए तो आप जो है उसकी एनर्जी ज्यादा मानना जिसकी जो है जो लास्ट में आता है, यानी कि एफ जो है फिर डी फिर जो है पी फिर जो है एफ होता है। कब, जब आपके पास क्या हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। खैर वैसे भी देख सकते थे एन प्लस रूल के अनुसार से, तो जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, होगी कि नहीं, क्योंकि 4 प्लस एफ के लिए हम लोग कितना लेते हैं 3, तो 7 हो जाता, इसके लिए कितना हो जाता 4 प्लस 2 6 हो जाता। आप वैसे भी कह सकते थे कि इसकी एनर्जी जो है इस प्रकार से रूल से निकाल सकते थे। सेकेंड, इन केस अगर आपके पास 1s 2s 3s यानी कि सब में एस हो, तो ध्यान रखना कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है। थर्ड, Yes. आपको मैंने 3 बातें बताई कि अगर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसमें 2s यहाँ पे एस ही कर दो, 1s या 2p इधर कर देते हैं, क्योंकि 2s 2p 2 3s 3 4s इस प्रकार की एनर्जी जो होती है क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। फिर हमने कहा कि भाई एनर्जी देखने के लिए हमें जो n प्लस एल का रूल यूज करता है। हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो जो है f की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, फिर d की, फिर p की, फिर s की, सो ऑन। सिमिलरली मैंने क्या कहा कि जब आपके पास सारे जो है क्या हो, ऑर्बिटल सेम हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और Yes, रूल sir. है, आपको मैं उसको क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जो
एंगुलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 होता है इंटू एच बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला याद रखना, सीधे सीधे कई बार जो है आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि इसका और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को याद रखना और यहाँ पे निकालना। अच्छा, एक बार ना जेई नीट ने ये पूछा था कि इसमें तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो वहां पे एच जो है एच बाई 2 पाई की जगह पे अगर जो एच कटा हुआ हैश दे दिया जाए तो भी हम आप उस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एस सेल के लिए जो है 0 हो जाता है, फॉर पी सेल के लिए कितना हो जाता है, अंडर रूट 2h हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं, और मैं अगर जो कहूँ जी में कितने हो जाएंगे तो 18 हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 2l प्लस 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पे l जो है आप क्या कर सकते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रख सकते हैं। ओके, अगर हम कहें एस का जो शेप होता कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और पी का जो होता है कैसा होता है, डम्बल शेप, वेरी गुड, डम्बल शेप होता है, और डी का कैसा होता है, डबल डम्बल शेप, डबल डबल शेप, और एफ का कैसा होता है, फ्यूज्ड शेप, कौन सा शेप, फ्यूज्ड सर, फ्यूज्ड। हाँ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या लीफ लाइफ स्ट्रक्चर या फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, इन तीनों में से कोई भी आपको दिख जाए तो आपका जो है एफ का जो होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही कहा जाता है क्योंकि इसका जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये इसका शेप होता है। आपको मैंने कहा एफ के लिए एल कितना होगा, 0, 0, पी के लिए कितना होगा, 1, डी के लिए कितना होगा, 2, एफ के लिए कितना होगा, 3। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपको ताकि कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे लिया 4p, ये जो 4 है ना, ये क्या बताएगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, और ये जो p है ना, ये आपको बताएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे मुझे बताइए n की वैल्यू कितनी है, 4, और l की वैल्यू कितनी है, 1, 4 minus 1, नहीं, मैंने कहा कि इसके बीच में आएगी, l की जो वैल्यू है वो 0 to n-1 आएगी, लेकिन अब हमें p दिया हुआ है तो s के लिए 0 लेते हैं। अगर ये p नहीं दिया रहता, d नहीं रह जाता, तब हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बीच में कोई होना चाहिए। मैं यहां से कहूं तो इसकी वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए, या 2 या 3 होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास P दिया हुआ है, तो P जब दिया हुआ है तो इसका मतलब है S के लिए 0, P के लिए क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे जो है NL, क्योंकि हमने अभी तक NL ही पढ़ा है तो इसीलिए हमने NL की ही बात की। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3D दे दिया तो मुझे बताइए N कितना होगा, 3, और D कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। S के लिए 0, P के लिए 1 एंड D के लिए क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, की वैल्यू है ना 2। हाँ, ये किसके अनुसार से निकाल रहे हैं, इस D के अनुसार से। अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि कब 0 to n-1 निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यहीं पे आप गलती भी करोगे। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आएगी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आएगी, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने अगर अच्छा, सबसे पहले तो इसको जो है ये जो है आपको किसने दिया था, लिंडे ने दिया था। ये आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में वो सब डिवाइड इन ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है। जैसे एस का जो शेप होता है यानी कि उसमें कितने होते हैं, इस प्रकार से होंगे। पी में जो होंगे वो कहां होंगे, यानी कि 3 ऑर्बिटल है, इस प्रकार से। डी में जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ठीक है, एफ का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग पी एक्स कहते हैं, पी वाई एंड पी जेड। और यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स वाई, पी वाई जेड एंड पी जेड एक्स
एंड पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर। ऐसे कैसे याद रखोगे? याद रखना कि एक्स वाई जेड है तो दो यहां ले लिए, दो यहां ले लिए, एक बचा तो इसके साथ पेयर कर दिया, तो एक्स वाई पी जेड एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए हमने क्या करा, एक्स वाई का स्क्वायर ले लिए, माइनस करेंगे तो किसके बराबर कर देंगे? जेड के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसकी जो वैल्यू होगी ना m की -L2 + L। अब ये L क्या है? आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला एजिमुथल क्वांटम नंबर में। एजिमुथल क्वांटम नंबर में L कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर एक माइनस कर देंगे तो वहां से वहां तक, यानी कि 0 to n-1 तक वैल्यू होता है। जो भी वैल्यू आएगी तो L की, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, कितनी हो जाएगी? -L2 + L। मैं आपको अगर एक एक करके समझाऊं, मैं एक के लिए समझा देता हूं, P के लिए। अगर मेरे पास P होता तो क्या हो जाता? P यानी कि L मतलब 1 हो गया, तो -1 0, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -1 0, 1। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन को जब फिल कीजिएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में दो दो दो, नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर बच जाए तो पेयरिंग करेंगे, और जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा वही आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर भी बता देते, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसको जो है गॉड स्मिथ ने दिया था या एर्नस्ट ब्लैंक ने दिया था। जनरली याद रखना कि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं +12। जनरली कह रहा हूं, हमेशा नहीं। वो अगर जो एग्जामिनर आपको कह देता है कि इसकी वैल्यू जो है +12 लीजिए, तो आप इसकी वैल्यू +12 लेंगे। खैर, हमें जनरली किस लिए रिप्रेजेंट किया? इसलिए इन्होंने लिखा कि ऊपर डायरेक्शन में तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं, एनसीईआरटी जो यूज करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को +12। लेकिन अगर एग्जाम में कह दे कि नहीं भाई आप इसको जो है नीचे वाले डायरेक्शन को जो है +12 लो, तो आप नीचे वाले डायरेक्शन को +12 ले लेना। ठीक है, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हम लोग जनरली ऊपर पहले भरते फिर नीचे भरते, तो इस प्रकार से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। उसका डायरेक्शन जैसे आएगा जस्ट रिवर्स आ जाएगा। स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसका फॉर्मूला होता है s × s+1। s यहाँ पे क्या होता है? हाफ, इसका यूज कीजिएगा। जितना भी आएगा तो उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं ताकि कि आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आए। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं 3p4 के लिए मुझे चारों क्वांटम नंबर लिखना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी आएगी। मुझे बताइए कि n की वैल्यू कितनी है? 3 p की वैल्यू कितनी है? सर L की वैल्यू सॉरी, L की वैल्यू आएगी सर हाँ, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 आ जाएगी। अब हमें जो है क्या निकालना है? m निकालना है। ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे? p में कितने ऑर्बिटल होते? 3, तो 3 ऑर्बिटल लिख देते हैं। आपको भी मैंने बताया कि जो l की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक जाएगी? -L2 + L। अब यहाँ पे l कितना? 1, तो इसका मतलब है -1 to +1 तो लग जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं -1 0, 1। ठीक है, अब आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 4। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसको हमने 0 लिख लिया, सॉरी -1, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, -1 0 एंड 1। ठीक है, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भर रहा है ना उस पे ध्यान देना, बाकी पे नहीं देना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है? यहाँ पे। ओके, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वही m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। -1। अब स्पिन देखिए, अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो +8, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2। एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे मेरे पास दे दिया 3d7। मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा सर्च करके इसका L और M निकालिए। वैसे चारों निकालना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। हाँ जी सर N3 और L2। ओके, वेरी गुड। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से n तो 3 हो गया, और L2
L2 हो गया। अब हम बारी बारी है M की, तो M कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले देखें D है, तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 5। तो हम 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, इसको बना भी लेना। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अब आपको मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी -2 से लेके +2 तक, यस सर। क्या क्या हो सकती है? -2, -1 -1, 0 1 0, 1, 0 2, +2। यही तक होगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। नो सर। यस। एक और बात याद रखना कि dz² की एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। हम लिखते हैं ना dxy dyz, बस ये याद रख लेना। आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेई में पूछा था कि dz² का जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो 0 हो जाती है, ऐसा जो है माना जाता है। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना नहीं मान रहे हैं, हम सिंपली क्या लिख रहे हैं? -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक एक करके, 7। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। पहले हम एक एक भरेंगे, ऐसा नहीं कि दो दो भर दे, नहीं। तो 5 हो गए, 6, 7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां भरा? यहाँ पे। जहां भरेगा वही आपका M हो जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। -1। अब मुझे बताइए कि इसका स्पिन नंबर कितना हो जाएगा? -1/2। -1/2। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, पोटासियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो है चारों क्वांटम नंबर लिखिए, फटाफट से लिखिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। सर पोटाशियम की क्या लिखनी है? 19 होते सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख भी देता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6। 3s2। मैंने बताया था SS पब्लिक स्कूल DPS, इस प्रकार से यूज कर लीजिएगा। SS पब्लिक स्कूल, तो 3s, 3p एंड 4s2। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है 4s1 के लिए लिखना है। n की वैल्यू कितनी होगी? 4। 4। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s के लिए 0, p के लिए 1, 0 हो गया। और यहां से अब हमें l निकालना है। अगर l निकालना है तो s है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यस क्योंकि सर। s के लिए 0 ही हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया m की वैल्यू -L2 + L होती है, तो 0 है तो 0 से 0 ही जाएगी। ओके, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर +½ +½ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है नीट का। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, अगर N4 है तो L3 हो सकता है, बिल्कुल हमने कहा था एक कम हो सकता है उसमें, यानी कि 0 से लेके 3 के बीच में कोई भी हो तो L हो सकता है। M की वैल्यू क्या हो सकती है? -3, यानी कि जो L जो भी दिया है उसका -3 से लेके +3, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, N की वैल्यू 5 है, तो L की जो वैल्यू होगी वो 0 to क्या हो सकती है? 4। तो 4 के बीच में 0 to 4, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं M की वैल्यू। M की वैल्यू जो होगी -2 से लेके +2, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट Yes. आपको बताना था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि कौन नॉट पॉसिबल है, यानी कि कौन जो है ये नहीं हो सकता। अगर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बताना है कि कौन पॉसिबल है, कौन नॉट पॉसिबल है। सी क्या वाला। देखिए, n = 2 है, तो क्या L 0 हो सकता है? यस ओके, सर। बिल्कुल सर। यस सर M हो की सकता वैल्यू है। -1 हो सकता है क्या? यस सर। नहीं, M की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? -L2 + L। अब यहाँ पे L की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 to 0 ही होगा ना, तो यानी कि 0 हो जाएगा। M कभी भी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब फिर वापस से चलते हैं। n = 3, L जो है यानी कि कम हो सकता है, बिल्कुल। M की वैल्यू जो है क्या होती है? -2 से लेके +2, यानी कि जो है बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे यस। लास्ट चेक करते हैं।
आपको देखो n थ्रू 2 दिया और हमने कहा था कभी भी n से l की ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल 3 n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। n 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया हुआ है। डी ऑप्शन थ्री है। ओके वेरी गुड। और L 1 दिया है तो S के लिए 0, P के लिए 1 और P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है पोटासियम का, वैसे आपने भी निकाला भी होगा, ये भी नीट का क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। हम पोटासियम का लास्ट में लिख देते 4s1, जस्ट मैंने कराया इसीलिए। तो N कितना हो जाएगा, 4 L कितना हो जाएगा, 0 0 M कितना हो जाएगा, 0 0 और S कितना हो जाएगा। प्लस हाफ। अब देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है। सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए जो है, इसका जो है इसमें से बताना था कि कौन 4 में से एक सही है, तो ऑप्शन जो है ये 400 हाफ जो है ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें सही है, आप लोग खुद ही बताना। यहाँ पे कितना वैल्यू लिखेंगे, N2 है, L1 है, तो क्या हो जाएगा 2p। वेरी गुड। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d 3D और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3s। वेरी गुड, नहीं 3s, N3 है ना, तो 3s और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s 2s। अब मैच करा लीजिए, 2p कहाँ पे 3 में, यानी कि पहला 3 होना चाहिए, 3d 1 का 4 होना चाहिए, यानी कि इसमें भी है C 3s कहा सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर। अब आपके सामने ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि आपको मैं जब बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट जो है वो यहां रह जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि एनर्जी के लिए N+L रूल यूज करते हैं, जिसका N+L ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए निकालते हैं, 4d का कितना हो जाएगा 4 + 2, इसका मतलब है 6। 5p का निकाले तो कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6 और 5f तो 5 + 3 तो ये 8 हो जाएगा और उसके बाद हमारा क्या है 6p, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कि जो है 7 हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही हो गया, अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा 5f का, इसका मतलब है 5f का होगा या तो C होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 6p, तो 6p तो यहां दोनों में है। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि सर 4d की एनर्जी ज्यादा ले या 5p की, क्योंकि 4d और 5p की N+L रूल के अनुसार से सेम है या नहीं है। यस सर। अगर ऐसा केस आ जाए, जब आपके पास क्या हो जाए 4d, मतलब जब यहां से हमें तो पता नहीं लग रहा L+ रूल के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर SS हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा तो उसकी ज्यादा हो जाएगी। या हमने कहा कि सेकंड केस कि जब आपके पास क्या हो जाए कि आपका जो है L जो है सेम हो जाए, यानी कि SS हो जाए, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, तो जिसका F वैल्यू ज्यादा होती है तो यानी कि वो हो जाए। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है, दोनों केस सेम है। तब इस केस में ध्यान रखना कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि n की वैल्यू जिसकी जो है क्या हो जाए आपका, यानी कि n यानी कि यहाँ पे 4d है और यहाँ पे 5p है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग देखेंगे कि d एंड p का देखेंगे, तो जो d होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इस प्रकार से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर।